दो तरह के रिएक्शंस के अबाउट पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसमें हम मेन दो टाइप के रिएक्शन के अबाउट स्टडी करेंगे। एक रिएक्शन का नाम है इलेक्ट्रोजेनेटिक रिएक्शन, देखिए इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोजेनेटिक रिएक्शन, और दूसरे का नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। ठीक है, वैसा रिएक्शन, वैसा ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें हम दो टाइप के केमिकल रिएक्शन के बारे में मेनली पढ़ेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोजेनेटिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। अब सवाल यह है कि इलेक्ट्रोजेनेटिक रिएक्शन कहते किसको, जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है, वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें आप केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करोगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में विद द हेल्प ऑफ डिवाइस, इंस्ट्रूमेंट। क्या करेंगे, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करो। अब कहोगे ये केमिकल एनर्जी हमें कहाँ मिलेगा, नहीं तो जरा आइए इधर से देखिए, एक रिएक्शन मैंने लिखा है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, है ना, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये जिंक है, इसको हमने कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराया तो हमें मिला है जिंक सल्फेट एंड कॉपर। इसमें एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है, जिंक अपना इलेक्ट्रॉन देता है, कॉपर आयन इसका इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन आप देखेंगे कि एनर्जी इवॉल्व होगी। तो अब आप जिंक को देखिए, जिंक जिस एनर्जी लेवल पे था अब जो है वो कम एनर्जी लेवल पे आ गया है, मतलब जिंक में एंड कॉपर सल्फेट में जो एनर्जी स्टोर्ड होगी बेसिकली उस एनर्जी को आप केमिकल एनर्जी कहते हो, जो रिएक्शन कराने पे ये हमें मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, तो अगर इस केमिकल एनर्जी को किसी डिवाइस के थ्रू आप कन्वर्ट कर पाते हो किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हुआ और आगे भी होगा। तो वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें आप कन्वर्ट करोगे किसको, केमिकल एनर्जी को जो केमिकल में स्टोर है उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हो, तो आप उसे इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन के लिए कंडीशन यह है, क्योंकि आप कैसे पहचानोगे कि रिएक्शन आपका इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन बन सकता है, इसे हमें यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए कंडीशन ये बताई गई है कि आप उस रिएक्शन को सेलेक्ट करें, उस रिएक्शन को चूज करें जिसकी डेल्टा जी वैल्यू क्या हो, नेगेटिव हो। डेल्टा जी क्या होता है, गिव्स एनर्जी, गिव्स एनर्जी जो स्पॉन्टेनिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो आप उस रिएक्शन को सेलेक्ट करना जिसका डेल्टा जी क्या हो, नेगेटिव हो, क्योंकि जब डेल्टा जी नेगेटिव होगा तब जो आपको पोटेंशियल मिलेगा उससे वो पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव पोटेंशियल ही तो हमें चाहिए, ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, ज़्यादा पोटेंशियल मिलेगी। तो एक रिलेशन आप आगे पढ़ने वाले हो, दैट इज डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन ई नॉट एफ। यहाँ पे एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो ट्रांसफर हुआ है, ई नॉट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और एफ फ्राइडे कांस्टेंट है जिसके बारे में आप जानते हो, साइंटिस्ट फ्राइडे के नाम पे है, 96500 कूलम इसकी वैल्यू होती है। नहीं तो ओवरऑल ये कि आपको बस ये जो मैंने जो अभी पढ़ाया उसमें आपको सिर्फ ये जानना है कि इलेक्ट्रोजेनेटिक रिएक्शन कहते हैं किसको। अगर आपसे कोई पूछे इलेक्ट्रोजेनेटिक रिएक्शन किसे कहते हैं तो आप क्या बोलोगे, वैसा केमिकल रिएक्शन। अपने लैंग्वेज में बोलिए, सीखते लोग अपने लैंग्वेज में ही हैं, रटते हैं इंग्लिश में, नहीं तो सीखिए अपने लैंग्वेज में, चाहे आप जो भी लैंग्वेज जानते हैं। तो वैसा, और एक बार जरूर बोलिए आप उसको, वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उस रिएक्शन को हम कहेंगे इलेक्ट्रोजेनेटिक रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोजेनेटिक रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव या पॉजिटिव, तो आप कहेंगे नेगेटिव। और ई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो आप कहेंगे पॉजिटिव। ये दिमाग में फिट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं दूसरे रिएक्शन के बाद। दूसरा रिएक्शन कहलाता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। तो वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें, खुद गेस करिए, दिमाग लगाइए, बेसिकली साइंस पढ़ने का मतलब यह है कि आप अपने ब्रेन का कितना एक्सरसाइज करते हैं। साइंस का मतलब यही होता है, एक चीज सीखें तो उसी कॉन्सेप्ट को फिर अप्लाई करने की कोशिश करें, उसी के थ्रू कुछ और सीखने की कोशिश करें खुद ब खुद। जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन, अब डेफिनेशन अभी आपने नहीं समझा, लेकिन आप ब्रेन लगा सकते हो कि इलेक्ट्रोजेनेटिक रिएक्शन में अगर हमने क्या किया,
हमने अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया है तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगा। बात नहीं समझे आप? तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन क्या होगा? वैसा केमिकल रिएक्शन होगा जिसमें आप क्या करोगे, आप केमिकल रिएक्शंस करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब आप इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो केमिकल रिएक्शन होगा, या ओवरऑल कह सकते हो कि वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंज्यूम करके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करा के हम केमिकल एनर्जी स्टोर करेंगे, क्योंकि केमिकल एनर्जी को तो स्टोर ही करना है केमिकल में। इस बात को मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, ध्यान देखिए। सोडियम जानते हैं आप, सोडियम मेटल है, सोडियम आयन ये भी देख लीजिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, सोडियम मेटल और सोडियम आयन में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो आप कहेंगे सोडियम आयन। मेरा सवाल होगा क्यों, तो आप जवाब देंगे इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन फील्ड है। इन्होंने अपना कन्फिगुरेशन नियन की तरह बना लिया है और नियन को हम एक स्टेबल एलिमेंट मानते हैं। तो जब आप एनर्जी कैलकुलेट करोगे, इसकी एनर्जी पता करोगे, तो हमें पता चलेगा कि ये हाई एनर्जी लेवल पे है, ये लो एनर्जी लेवल पे है, इसमें एनर्जी स्टोर्ड है और इसकी एनर्जी रिलीज हो चुकी है, लो एनर्जी लेवल पे है। तो आगे आइए, अगर मान लो क्लोरीन एलिमेंट के फॉर्म में, आपके एलिमेंटल फॉर्म में, कैसे भी आप ले आए, नहीं तो अगर मैं कहूं कि ये एलिमेंटल क्लोरीन और क्लोराइड आयन, इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो आप कहेंगे क्लोराइड। अगेन इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो इन दोनों में ये अनस्टेबल है हाई एनर्जी लेवल पे। अब अगर आप इन दोनों को मिलाते हो, देखो इन दोनों को मिलाते हो तो ये आपस में रिएक्शन करेगा, क्योंकि इन्हें भी अपनी एनर्जी रिलीज करनी है, इसे भी एनर्जी रिलीज करनी है, और ये दोनों मिलकर क्या बनाता है, NaCl। इसमें आपके पास क्या है, Na+ और Cl- दोनों स्टेबल है, और दूसरा के ये Na+ और Cl- आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू भी जुड़ा हुआ है, इसका मतलब और कम एनर्जी लेवल पे है ये। तो अगर आप इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू फाइंड करोगे तो नेगेटिव आएगा, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, और जब ये रिएक्शन होगा तो आपको एनर्जी मिलेगी। सवाल यह है कि अगर हमें इस NaCl को दोबारा इस क्लोरीन और सोडियम में कन्वर्ट करना हो तो क्या यह मुमकिन है? आप तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लो एनर्जी लेवल पे है और ये हाई एनर्जी लेवल पे। लो से हाई एनर्जी नहीं ट्रांसफर होता, ये तो आप जानते ही हैं, ये थर्मोडायनामिकली फिजिबल नहीं है। तो हमें अब इस NaCl को क्लोरीन और सोडियम मेटल में कन्वर्ट करना है, जो कि अनस्टेबल है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, बाहर से इनको एनर्जी देनी होगी, और जो एनर्जी आप देते हैं वो यहाँ पे एक्चुअली में इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को गेन करके इसमें कन्वर्ट होगा। देखिए, तो हमने क्या किया, इसको कन्वर्ट किया ऐसे, मतलब इस सोडियम को इलेक्ट्रॉन दिया, नहीं चाह रहा था वो इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमने जबरदस्ती दिया। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन हमें नहीं दे रहा था, हमने छीन लिया उसका विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो फाइनली रिएक्शन हुआ। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इसमें डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और इसमें पहले के कंपेयर में देखिए, सोडियम में अब एनर्जी स्टोर हुई, क्लोरीन में एनर्जी स्टोर हुई। ये जो एनर्जी स्टोर हुई कहाँ से आई, हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया। इसका मतलब ये है कि आपने किसी डिवाइस के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब का दौर सिर्फ पढ़ाई करने का नहीं है, आपको अपनी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ानी पड़ेगी। आपको कैपेबिलिटी ऑफ थिंकिंग, जिसको हम बोलते हैं, सोच को बढ़ाना पड़ेगा, और इसके लिए आपको ब्रेन को घुमाना पड़ेगा। आपका ब्रेन जितना घूमेगा, जितना सोचेगा, उतना आप उतने ही अच्छे क्रिएटिव बनेंगे, और जब क्रिएटिव बनेंगे तभी आपकी डिमांड होगी। नहीं, रटने वाले और इनका दौर अब नहीं रहा, फ्रैंकली स्पीकिंग। एनीवे आइए अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, वोल्टेइक सेल की, या गैल्वेनिक सेल की। ठीक है, तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोजेनेटिक रिएक्शन में आप कन्वर्ट करते हो किसको, किसमें, तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हो। तो आप तो नहीं होगा ना,
यहाँ पे आप तो नहीं होगा, उसके लिए क्या करना होगा, हमें एक इंस्ट्रूमेंट लेना होगा। तो यहाँ पे कहा गया वैसा इंस्ट्रूमेंट, वैसा डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, हम उसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं, वोल्टाइक सेल कहते हैं, डैनियल सेल कहते हैं, गैल्वेनिक सेल कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं। मेन आप याद रखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वैसा डिवाइस है, वैसा इंस्ट्रूमेंट है, वैसा यंत्र है जिसकी मदद से आप केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करोगे। So those device which are used to convert electric energy into electric energy is called electrochemical cell, voltaic cell, galvanic cell या Daniell cell. Getting my point? चलिए अब एक कंडीशन ये है कि जो केमिकल एनर्जी है वो केमिकल रिएक्शन से मिलेगी आपको, और केमिकल रिएक्शन हमारा रेडॉक्स होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना कि जो रिएक्शन यूज करेंगे दैट मस्ट बी रेडॉक्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा, तभी आप एनर्जी ट्रांसफर कर पाएंगे। तो जरा मैं आपको उस डिवाइस के बारे में थोड़ा बता दूं जिसको यूज करेंगे आप टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसे हम डैनियल सेल कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। इसमें देखिए दो पार्ट होते हैं, दो हाफ रिएक्शन होते हैं। इसको आप एक हाफ कहेंगे, इसको एक हाफ पार्ट कहेंगे, इस वाले को। ये बहुत सिंपल है, देख सकते हैं आपके पास ये एक बीकर है, या ये दूसरा बीकर है, समझ में आ गया। इस बीकर में जो रॉड देख रहे हैं आप, ये बेसिकली जिंक का बना हुआ है, और यहाँ जो रॉड देख रहे हैं ये कॉपर का बना हुआ है। इसके अंदर जो आप देख रहे हैं एक सोल्यूशन भरा हुआ है। इस सोल्यूशन ये किसका है, जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है। मतलब ये कि जो रॉड हमने लिया उसी का सॉल्ट हमारे पास है, दैट इज जिंक सल्फेट है। कॉपर आपने लिया है, इस कॉपर का जो सोल्यूशन हमने लिया, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया। तो बीकर में क्या है, बीकर में जिंक सल्फेट है, कॉपर रॉड, जिंक रॉड है। इस बीकर में क्या है, राइट वाले में, इसमें बीकर में कॉपर सल्फेट है और एक रॉड डिप्ड है, दैट इज वो भी कॉपर का बना हुआ है। अब इसको एक वायर के थ्रू जोड़ा गया, यहाँ पे एक पोटेंशियोमीटर लगा दिया हमने, यहाँ पे ये स्विच लगा हुआ है, और फिर ये इसको हमने से कनेक्ट कर रखा है। यहाँ पे हमने एक ब्रिजिंग कर रखी है, एक बेसिकली यूट्यूब टाइप का है। अरे वो यूट्यूब नहीं जो आप देख रहे हो, ये शीशे का बना होता है, ग्लास का बना होता है, यूट्यूब शेप का, यू शेप का ट्यूब है, और इसमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइट फिल करते हैं। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट फिल करेंगे मैं आपको बताऊंगा और क्यों करते हैं। नहीं, फिलहाल आप इस इंस्ट्रूमेंट का नोमेनक्लेचर करिए। ये एक रॉड है, किसका बना हुआ है, जिंक का बना हुआ है। इस बीकर में क्या रखा हुआ है, जिंक सल्फेट। ये रॉड किसका बना हुआ है, कॉपर का। इसमें जो रखा हुआ सोल्यूशन है किसका है, बताइए, कॉपर सल्फेट का है। इन दोनों रॉड को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड। ठीक है, जिंक को भी इलेक्ट्रोड कहेंगे, इसको भी इलेक्ट्रोड कहेंगे। और आप जानते हैं इलेक्ट्रोड दो तरह के होते हैं, एक होता है कैथोड और दूसरा होता है एनोड। फिलहाल जो जिंक है इसे हम एनोड के नाम से जानते हैं और कॉपर को कैथोड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये भी आप जानते होंगे कि जो कैथोड है यहाँ पे हम रिडक्शन चाहते हैं, रिडक्शन कराएंगे, रिडक्शन। और ये जो आपके पास एनोड है यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन चाहते हैं, ऑक्सीडेशन होगा, प्रोडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन होगा कैथोड पे। आप जनरली भूल जाओगे तो आप याद रखिए, लाल बिल्ली, रेड कैट, रिडक्शन एट कैथोड, ऑलवेज रिडक्शन आपको कैथोड पे ही करना है। होगा क्या, जरा आप इसको देखिए, एक तरीका भी बता रहा हूं मैं आपको। लोन याद रखिए, हालांकि लोन बहुत ही बेकार चीज है, बहुत ही घटिया चीज है, नहीं फिर भी आप इसको याद रखिए। लोन लेफ्ट, ऑक्सीडेशन, एनोड, और इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये याद रखना है भाई हमें कि लेफ्ट पे कौन रहेगा, लेफ्ट पे रहेगा कौन, जल्दी से बता दीजिए। लेफ्ट कौन सा है, ये वाला लेफ्ट है। इस पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, इसी को एनोड कहेंगे। और इस पे चार्ज कौन सा होगा, नेगेटिव। नहीं तो लोन लेना मत, याद रखना, ठीक है। अब आइए सॉल्ट ब्रिज। ये सॉल्ट ब्रिज एक्चुअली मैंने बताया था आपको कि ये इन्वर्टेड यू ट्यूब होता है, यू ट्यूब के शक्ल का होता है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट फिल करते हैं हम, और एक आप बायोलॉजिकल सब्सटेंस है अगर अगर जो पेस्ट बनाने में
काम आता है। ये बेसिकली पेस्ट ऑफ पॉलीसेकेराइड है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जेली लाइक होता है, ताकि इसमें ये स्टोर हो सके। तो उसमें हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट KCl या KNO3 या अमोनियम नाइट्रेट लेकर उसको हम फिल कर देते हैं किसमें, सॉल्ट ब्रिज में। अब क्या करता है ये अभी देखेंगे हम। नहीं तो हुआ क्या कि अब आपके पास ये क्या है, बीकर है, इस पे ऑक्सीडेशन होना है, यहाँ पे इस रॉड पे, इस वाले पे, या इस पे रिडक्शन होना है। इसको हम कैथोड कहते हैं, इसको एनोड कहते हैं। ये नेगेटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। ये भी हाफ सेल कहलाएगा और ये भी हाफ सेल कहलाएगा। तो आगे देखिए, सॉल्ट ब्रिज में देख लिया आपने, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, इन्वर्टेड यू ट्यूब का होगा शक्ल का। इसमें इलेक्ट्रोलाइट हम फिल करते हैं, KCl, KNO3 या अमोनियम नाइट्रेट में से कोई। ये अगर का हम पेस्ट बना के उसमें फिल करते हैं। बेसिकली जो सॉल्ट लेंगे दैट मस्ट बी सैचुरेटेड सॉल्यूशन, फिर उसको हम अगर में पेस्ट बना के इसमें यूट्यूब में फिल कर देते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है इलेक्ट्रोलाइट विच डू नॉट टेक पार्ट इन मेन रिएक्शन, जो मेन रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो। तो आप एक बात ध्यान से सुन लीजिए, जो सॉल्ट ब्रिज में आप इलेक्ट्रोलाइट लेंगे उसके लिए कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि कैटायन और एनायन दोनों सेम स्पीड से मूव करने वाला होना चाहिए। आप समझ रहे हैं, सेम स्पीड से मूव करने वाला होना चाहिए। कैटायन और एनायन दोनों की मोबिलिटी सेम होनी चाहिए। जब आप KCl देखते हो, KCl में K प्लस और Cl माइनस की मोबिलिटी ऑलमोस्ट सेम है। उसी तरह से पोटेशियम और नाइट्रेट की मोबिलिटी सेम है, अमोनियम आयन और NO3 माइनस का भी मोबिलिटी सेम है। तो एक बात समझ में आई, यूट्यूब के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट लोगे उसमें कैटायन और एनायन की मोबिलिटी सेम होनी चाहिए ऑलमोस्ट, ठीक है। तो KCl को हम यूज नहीं करते, देखिए कहीं कहीं पे। तो KCl इज नॉट यूज्ड इन सम मेटल इलेक्ट्रोड, जैसे सिल्वर के साथ, मरकरी के साथ, थैलियम के साथ एंड लेड के साथ। तो आप याद रखना कि हम कहाँ कहाँ यूज नहीं करते हैं। तो आज होंगे उसको याद करने का तरीका है कि आज होंगे थाईलैंड, इसको आप थाईलैंड कह सकते हो, थाईलैंड में पब की पार्टी, जैसे भी जो कुछ भी याद कर लीजिए, बस इतना ये याद रखना, क्योंकि सवाल पूछेगा आपको स्पेशली IIT मेंस में कि KCl को किस किस इलेक्ट्रोड के साथ हम यूज नहीं कर सकते, मेटल इलेक्ट्रोड के साथ यूज नहीं कर सकते। तो सिल्वर, मरकरी, थैलियम एंड लेड, क्यों ये मैं आपको बताऊंगा। तो याद रखना, KCl Ag के साथ यूज नहीं होगा, सिल्वर के साथ यूज नहीं होगा, थैलियम के साथ यूज नहीं होगा और लेड के साथ भी यूज नहीं होगा। अब आप बताइए कि सॉल्ट ब्रिज का मेन क्या क्या काम है। तो इसका मेन काम है टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करेगा और कंप्लीट इनर सर्किट विदाउट मिक्सिंग ऑफ द टू सॉल्यूशन। तो जो सर्किट को भी कंप्लीट करता है और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेगा। अब ये बात आपको बहुत अच्छे से समझने होगी कि क्या सॉल्ट ब्रिज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है कैसे। तो देखिए, जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे यहां से, इसमें से जो मेटल रॉड है यहां से जिंक टूटकर सॉल्यूशन के अंदर आएगा। तो पहले जैसे सपोज करिए हमने ये जिंक सल्फेट लिया है, वो 1 मोलर है। तो जो Zn2 प्लस आयन और सल्फेट है दोनों इक्वल अमाउंट में है, दोनों पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर रखा है, सॉल्यूशन आपका न्यूट्रल है। लेकिन जैसे ही इस मेटल से इलेक्ट्रॉन जिंक टूट कर सॉल्यूशन के अंदर आएगा, तो आप देखेंगे Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, इसका मतलब ये हुआ कि इस सॉल्यूशन पे पॉजिटिव पोटेंशियल आए, ठीक है। तो फिर अगर आप चाहेंगे ये इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करके आगे जाए और इस सॉल्यूशन पे पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप हो गया है, पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन बढ़ गया है, तो ये इलेक्ट्रॉन का मूव करना मुश्किल होगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को जाने नहीं देगा। तो हर हाल में हमें इस इलेक्ट्रोलाइट को क्या रखना है, इसको न्यूट्रल रखना है। तो कैसे रखोगे, तो जैसे ही जिंक टूट कर आया यहाँ Zn2 प्लस, इसके अंदर से 2 Cl माइनस निकल के इसको न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक उसी तरह से जब इलेक्ट्रॉन यहां से मान लो मूव करके इलेक्ट्रॉन गया यहाँ पे और कॉपर 2 प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये क्या बना, कॉपर सॉलिड। तो आप देखेंगे इनिशियली जो हमने लिया था कॉपर सल्फेट लिया था, जिसमें कॉपर और सल्फेट दोनों का अमाउंट सेम था। लेकिन जब ये कॉपर आयन कॉपर मेटल में चेंज हो गया बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, तो सल्फेट का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बढ़ गया, मतलब यहाँ पे नेगेटिव आ गया। और जब इलेक्ट्रॉन मूव करके आ रहा था, तो क्या इस नेगेटिव चार्ज के क्लाउड में इलेक्ट्रॉन की एंट्री संभव है, इलेक्ट्रॉन की एंट्री मुमकिन है? तो आपका आंसर होगा नहीं।
इसका मतलब ये है कि इसको भी हमें इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखना होगा, इसे भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखना होगा। जरा सोचिए 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 क्या होगा। जैसे जिंक टूट के आएगा बच्चे, इधर से कौन निकलेगा, 2Cl माइनस, और इसे क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज। इधर जैसे ही कॉपर कम हुआ, कॉपर सॉलिड बन गया, तो इसका मतलब कॉपर आयन कम हुआ तो सल्फेट बढ़ा, सल्फेट बढ़ा तो इधर से निकल के 2 पोटासियम आएगा, और जो सल्फेट के 2 नेगेटिव चार्ज उसको 2 पोटासियम बैलेंस करेगा, मतलब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होगी। अब वायर में देखते हैं ना, तो वायर दो तरह के होते हैं भाई, एक अर्थ होता है, एक मेन होता है। तो मान लीजिए ये मेन वायर है, तो ये अर्थ की तरह काम करेगा, तो ये कंप्लीट किया सर्किट को। तो 2 मेन फंक्शन आपने देख लिया सॉल्ट ब्रिज का, क्या क्या बताइए बताइए। एक मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, कैसे मेंटेन किया आपने देखा, और सर्किट को भी कंप्लीट किया। तो अगर आपसे पूछे राइट टू मेन फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज बोर्ड एग्जाम में, तो आप बता देना टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, चाहो तो उसको थोड़ा और एलिब्रेट करके एक्सप्लेन कर देना कि कैसे करता है, एंड टू कंप्लीट इनर सर्किट विदाउट मिक्सिंग टू सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन को बिना मिक्स हुए करता है। ये देखिए बताया था मैंने आपको कि एनोड पे क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है। इनिशियली जैसे जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, कंसंट्रेशन बढ़ा, यहाँ से 2Cl माइनस आके इसको बैलेंस करेगा। यहाँ पे देखिए कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन किया कॉपर, और यहाँ पे सल्फेट का कंसंट्रेशन बढ़ा, सल्फेट का कंसंट्रेशन बढ़ा, सल्फेट का कंसंट्रेशन बढ़ा। जैसे ही बढ़ा, इधर से कौन निकल के आया भाई, 2 पोटासियम, और उसको बैलेंस करके K2SO4 बना दिया। तो ये द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। अब आप देखेंगे बच्चे सेल इक्वेशन, सेल को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, सेल में कैसे रिएक्शंस होते हैं। तो 2 मैंने आपको बताया था, एक एनोड, दूसरा कैथोड। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। जिंक का देखिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एज वी नो। जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया और कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया। नहीं, अगर आप इस दोनों रिएक्शंस को ऐड कर देते हो तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, आपके पास जिंक सॉलिड कॉपर 2 प्लस एक्वस, कॉपर सॉलिड जिंक 2 प्लस आ जाएगा। ये इसे आप सेल इक्वेशन कहते हैं, इसे आप सेल इक्वेशन कहते हैं। ये अगर आप ध्यान से देखें तो ये कॉपर को जिंक ने डिस्प्लेस किया, इसलिए आप इसको मेटल डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन, जो सेल के अंदर हुआ, डेनियल सेल के अंदर हुआ, गैल्वेनिक सेल के अंदर हुआ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर हुआ। अब आप देखिए सेल को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका बताया गया है कि ये देखिए, ये जो बीच में डबल डबल पैरेलल लाइन देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। तो इस तरफ जो लेफ्ट पे है उसका ऑक्सीडेशन करना है, राइट पे जो होगा वो रिडक्शन होगा। लेफ्ट पे हम ऑक्सीडेशन रखेंगे, और ऑक्सीडेशन में क्या होगा, मेटल से आयन बनेगा, और रिडक्शन में आयन से मेटल बनेगा। याद रहेगा कि नहीं, बताओ 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 भाई। ऑक्सीडेशन में कोई मेटल इलेक्ट्रॉन देता है तो आयन बनाएगा ना, और यहाँ गेन करेगा तो आयन से मेटल में जाएगा। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, पहले लिखेंगे आप मेटल, उसके बाद आयन, फिर सॉल्ट ब्रिज का सिंबल देंगे, फिर ये डंडा क्या रिप्रेजेंट करता है, ये बताएगा फेज डिफरेंस। जैसे ये सॉलिड है, ये एक्वस है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंगल लाइन यूज करते हैं, दैट इज फेज डिफरेंस को बताएगा। अब मान लो ये एक सेल रिएक्शन है, फेरस से आपने बनाया Fe2 प्लस एंड कॉपर 2 प्लस से ये बनाया, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये सॉल्ट ब्रिज, ये देखिए मेटल से आयन में चेंज हुआ, आयन से मेटल में चेंज हुआ, खत्म। और अगर सिल्वर हो देखिए जिंक और सिल्वर का लिया हमने, तो यहाँ देखिए रिप्रेजेंट हुआ, है ना। जिंक से क्या बनाया आपने, जिंक, और सिल्वर से क्या बनाया आपने, एज। तो ये सेल का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब मान लो ये दिया गया है आपको और कहा जाए कि सेल रिएक्शन लिखिए, तो आप क्रोमियम का ऑक्सीडेशन करिए, 3 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ। यहाँ पे कॉपर 2 प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, तो जब इन दोनों रिडॉक्स रिएक्शन को ऐड तभी कर सकते हो आप जब लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हो। ये पढ़ा होगा आपने रिडॉक्स में। तो हमने क्या किया, ऊपर वाले को 2 से, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन भी मल्टीप्लाई होकर 6 हो गया, ये इलेक्ट्रॉन 6 हो गया, 6 6 मतलब आप कैंसिल कर सकते हो, अभी दोनों ऐड हो जाएगा। तो क्रोमियम 2 प्लस एंड कॉपर 2 प्लस आयन, फिर Cr3 प्लस में 2 आ गया एंड कॉपर 2 मेटल हो गया। तो इन दिस वे आप सेल रिप्रेजेंटेशन से सेल रिएक्शन लिख सकते हो, या सेल रिएक्शन से सेल को रिप्रेजेंट भी कर सकते हो। अब आप बताइए, बी से बी प्लस जा रहे हो, A3 प्लस से ए जा रहे हो, तो बी से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ तभी तो बी प्लस है, और ए से 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल सही। तो आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा आपको कि इलेक्ट्रोजेनेटिक रिएक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन क्या होता है, और जो डिवाइस हमने डेनियल सेल देखा उसमें कौन कौन सा क्या पार्ट था, किस तरह से वो काम कर रहा था, वो देखा आपने। अब बताइए सेल पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहते हैं।
तो देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट अगर आपको जानना है तो बेसिकली क्या हुआ कि ये आपके पास जिंक सल्फेट था, उसमें एक रॉड डिप किया हमने जिंक, तो हमने कोई अभी इसमें कोई सेल या कोई वायर से इसको कनेक्ट सेल कंप्लीट किया नहीं है। इसकी नेचुरल टेंडेंसी है कि कुछ आयंस यहाँ से टूटेंगे, टूट के सोल्यूशन में जाएंगे और जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इस पर आकर डिपॉजिट होगा। मतलब जो जिंक है अगर टूट गया सोल्यूशन में तो क्या मिलेगा आपको Zn2 प्लस एंड 2 इलेक्ट्रॉन। Zn2 प्लस तो सोल्यूशन के अंदर आ गया, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो इस रॉड पे आके डिपॉजिट हो जाएगा। तो आप ये देखोगे कि इस पे डेवलप होगा नेगेटिव चार्ज। जब इस रॉड पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा तो चूंकि सोल्यूशन में पॉजिटिव है तो यहाँ पे लेयर बना लेगा। तो एक रॉड पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव के बीच क्या हुआ, दो अपोजिट चार्ज का लेयर बन गया। जब दो अपोजिट चार्ज के लेयर बनते हैं तो उसी में डेवलप होता है पोटेंशियल डिफरेंस। उसी पोटेंशियल डिफरेंस को आप कहते हो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या कहते हो? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच बनेगा, इसको भी हम कहेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अगर आप